बच्चों, हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था और उसके बाद हमने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एक्सप्रेशन जो था वो कैलकुलेट किया था और एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था। अब हम इस सेकंड पार्ट में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में और इसका किस तरीके से हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। तो उसको समझने से पहले हम इसके 3 केस यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो कल हमने जो वीडियो बनाया था, यानी कि जो पहला पार्ट हमारा वीडियो का था, उसमें हमने एम्पलीट्यूड, ये एक्सप्रेशन जो है इसको हमने कैलकुलेट किया था, यानी ए इज इक्वल टू F0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसमें F0 जो है वो कैपिटल F0 अपॉन m है, ओमेगा 0 इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, p इज़ द फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो कि हमने पीरियोडिक फोर्स बाहर से लगाया था उसकी फ्रीक्वेंसी है, b जो है वो एक तरीके से डैम्पिंग फैक्टर है जो k यानी कि डैम्पिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में ये देख रहे हैं कि नीचे वाले डिनोमिनेटर में ओमेगा 0 और p में एक रिलेशन दिखाई दे रही है, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हमारे 3 यहाँ पर केस बन जाते हैं। तो पहला केस क्या है कि p इज लेस देन ओमेगा 0, यानी p का मान जो है ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम हो। तो उस वाले केस में क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी हमारा पोर्शन जो है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर में केवल हमारा ओमेगा 0 की पावर 4 आएगी और जब अंडर रूट करेंगे तो हमारा ओमेगा 0 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a बराबर F0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर और फिर F0 की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, ओमेगा 0 स्क्वायर की वैल्यू c अपॉन m रख देंगे, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि इन दिस केस एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द फोर्स कांस्टेंट। तो दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 में p इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा 0। तो जिस समय p जो है वो ओमेगा 0 से बहुत ज़्यादा है तो उस वाले केस में ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये p के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 0 आप इसको मान सकते हैं। तो p की पावर 4 हो जाएगी और ये वाला टर्म भी हमारा छोटा हो जाएगा। तो हम p की पावर 4 वाले टर्म को रखेंगे तो उस वाले केस में हमारा a का मान F0 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप रखेंगे और रखने के बाद आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है F0 अपॉन एम पी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एम्पलीट्यूड, जो ये हमारा पार्टिकल के मोशन का एम्पलीट्यूड है नहीं, वो डिपेंड करता है मास एंड कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज फर्दर इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसके हिसाब से फिर हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो ये 2 केस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा केस 3rd, यानी कि जिस समय हम ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी p को ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि जब हम अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती हैं, उस केस में हम अब डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि एम्पलीट्यूड इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। अच्छा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट x है तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। लेकिन अब हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, किसके बीच में, a के बीच में और p के बीच में, यानी वी वांट टू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड p। तो हम देखेंगे कि p के साथ, यानी कि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड किस तरीके से चेंज होता है उसके बारे में हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। और केस 3rd हम कंसीडर कर रहे हैं, तो p बराबर ओमेगा 0 है। तो यहाँ पर आप p बराबर ओमेगा 0 जब रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पर p की जगह पर आप ओमेगा 0 रख देंगे तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इन दिस केस ड्राइवन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। तो जिस समय ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो खुद ऑसिलेट करता है और जो हम अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं, अगर वो दोनों बराबर हो जाएं तो उस अवस्था में फिर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो एक तरीके से ए मैक्सिमम हम उसको कह सकते हैं। हालांकि ए मैक्सिमम हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम इस आधार पे कह दे रहे हैं क्योंकि ड्राइवन फ्रीक्वेंसी यानी कि p और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो गए तो एक तरीके का रेजोनेंस डेवलप हो जा रहा है। तो रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर हम a मैक्सिमम लिख दे रहे हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी F0 अपॉन 2b ओमेगा 0। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन that for low damping,
यानी कि जिसमें बी का मान स्मॉल हो। अब आपको ये मालूम है ना, बी जो है वो हमारा एक तरीके से डैम्पिंग फैक्टर है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा डिपेंड करता है डैम्पिंग कोफिशिएंट पर। तो हम कह रहे हैं कि लो डैम्पिंग यानी कि जिस समय बी का मान कम होगा, द एम्पलीट्यूड इज हायर, तो एम्पलीट्यूड का मान हाई हो जाएगा। इफ देयर इज नो डैम्पिंग, यानी कि जिस समय हमारी डैम्पिंग नहीं होगी, मान लीजिए अब हम ये कहते हैं कि जिस समय हमारी डैम्पिंग जीरो हो जाए, है नहीं, डैम्पिंग जीरो होने का मतलब क्या हो गया, डैम्पिंग जीरो होने का मतलब है कि बी का मान जीरो के बराबर हम इसमें रख सकते हैं। तो जब हम डैम्पिंग को जीरो कह रहे हैं तो बी का मान हमने जीरो रख दिया, तो उस वाले केस में ए मैक्सिमम का मान जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बी का मान भी कभी जीरो नहीं हो सकता। बी जो है वो डैम्पिंग से रिलेटेड है। तो जब भी कोई ऑसिलेटर किसी मीडियम में ऑसिलेट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ डैम्पिंग हमेशा रहती है। तो बी कैन नॉट बी जीरो एंड करस्पॉन्डिंगली ए मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी इन्फिनिटी। तो ये वाली लाइन का मतलब यही है कि द एम्पलीट्यूड इज हायर व्हेन डैम्पिंग इज लो, एंड इफ देयर इज नो डैम्पिंग एट ऑल द एम्पलीट्यूड विल बी इनफाइनाइट। एक्चुअली इट नेवर हैपन्स एज बी इज नेवर जीरो। तो बी का मान कभी जीरो नहीं होता है क्योंकि कुछ ना कुछ डैम्पिंग हमेशा रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका मान जीरो नहीं हो सकता। इन प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग, यानी कि जिस समय डैम्पिंग हो, फाइनाइट डैम्पिंग, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नेवर अकर्स एट पी इक्वल टू ओमेगा जीरो। यानी ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रही है कि जिस समय फाइनाइट डैम्पिंग होती है उस समय जो हमारा एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम यानी कि जो हमारा रेजोनेंस होता है वो पी बराबर ओमेगा जीरो पर नहीं होता है। यानी कि पी बराबर ओमेगा जीरो पर हमारा रेजोनेंस नहीं होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होगा। जबकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो रहा है, जबकि पी बराबर ओमेगा जीरो रख रखा है। लेकिन जिस समय हमारी डैम्पिंग फाइनाइट होती है तो पी बराबर ओमेगा जीरो पर ए मैक्सिमम नहीं आता है। तो उसके लिए फिर हम थोड़ा दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए इज मैक्सिमम, यानी कि एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इफ डिनोमिनेटर ऑफ, इसका डिनोमिनेटर यानी कि जो हमने ए लिखा है इसका अगर डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए तो नेचुरल सी बात है क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये क्वांटिटी मिनिमम होगी तो ए का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसके मिनिमम को कैलकुलेट करते हैं, और उसके कैलकुलेशन के लिए तुमको मालूम है कि उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे पी के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर को, और उसको जीरो के इक्विवेलेंट हम रखेंगे। तो जब हम इसको जीरो के इक्विवेलेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, डी अपॉन डी पी ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारा डिनोमिनेटर का है। इसको हमने पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू जीरो किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि पी की इस वैल्यू के लिए, यानी कि अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इस वैल्यू के लिए हमारा डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा इसका मतलब है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस है वो किस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, वो एक्चुअल में आ रहा है अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो जो हमने ऊपर लाइन कही थी कि जो हमारा एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम है वो पी बराबर ओमेगा जीरो पे नहीं आता है, बल्कि पी बराबर अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यानी कि जिसको हम पी आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पर आता है। तो दिस शोज दैट, अब ये क्वेश्चन हमको क्या बता रही है, ये क्वेश्चन बता रही है कि व्हेन बी इज स्मॉल, तो जिसमें बी का मान स्मॉल होगा तो ये वाला टर्म हमारा ऑलमोस्ट लगभग जीरो हो जाएगा। तो पी बराबर पी ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा जीरो हो जाएगा, है नहीं। और जिस समय बी का मान कंप्लीटली जीरो होगा, जिस समय बी का मान कंप्लीटली जीरो होगा उस समय पी बराबर ओमेगा जीरो हो जाएगा। ये बात आपने यहाँ से नोट कर सकते हैं, नहीं, देन बी इज इक्वल टू जीरो, देन पी इज इक्वल टू ओमेगा जीरो, ठीक। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हम डिफाइन करते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, वास्तव में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब आप देखिए कि हमने यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया है। एम्पलीट्यूड ए
और P के बीच में, ठीक है। तो आपको A की वैल्यू मालूम है, A का एक्सप्रेशन आपको मालूम है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, यानी कि A की वैल्यू हमने रख रखी है, और A के एक्सप्रेशन को हम जानते भी हैं कि वो कितना होता है, A इज इक्वल टू F0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर P स्क्वायर, ये हमारा A की वैल्यू है। और हम इस A को P के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये देखिए कि A हमने y एक्सिस डायरेक्शन में ले लीजिए, मान लीजिए इसको हम y एक्सिस मान लेते हैं, और P को हमने x एक्सिस की डायरेक्शन में ले लीजिए, मान लीजिए, है नहीं। तो P हम इधर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो P जो है वो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और A इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल विच इज़ एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने अलग अलग ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। तो एक्सप्रेशन हमको A का मालूम है, उसमें P की हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और A की वैल्यू को हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें जिस समय जीरो डैम्पिंग होती है, यानी कि जिस समय B का मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि B का मान जब हमने जीरो रखा है तो P बराबर ओमेगा जीरो आ रहा है, अर्थात उस समय जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो किस पॉइंट पर होती है, जहाँ पर P की वैल्यू ओमेगा जीरो के बराबर होती है, और उस समय हमारा एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होगा। तो आप देखिए P बराबर ओमेगा जीरो पर जिस समय डैम्पिंग जीरो है, यानी कि B का मान यहाँ पर जीरो है नहीं, B इज इक्वल टू जीरो। तो B इज इक्वल टू जीरो के लिए हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें P बराबर ओमेगा जीरो हो जाता है, और हमारा एम्पलीट्यूड इस तरीके से इन्फिनिटी की तरफ या मैक्सिमम की तरफ को जाएगा, और इसी तरीके से दूसरी तरफ हमारा घटता हुआ आ जाता है। तो ये वाली जो घटना घटती है, ये कब घटती है, जिस समय B का मान जीरो हो, अर्थात डैम्पिंग जीरो हो, तो उस समय रेजोनेंस जो होता है हमारा वो P बराबर ओमेगा जीरो पर आता है। लेकिन जिस समय हमारी डैम्पिंग फाइनाइट होती है, यानी जिसमें B का मान जीरो नहीं है, तो उस समय आप देख रहे हो कि जो रेजोनेंस है वो देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है, यानी कि इस वाले बिंदु पर तो हम देख रहे हैं लगभग P बराबर ओमेगा जीरो पर आ रहा है। लेकिन इस वाले ग्राफ के लिए अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए हम इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि ओमेगा जीरो तो इस जगह पर आ रही है। यहाँ पर जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ओमेगा जीरो से कम है नहीं। तो जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ती जा रही है, यानी कि ये लो डैम्पिंग में थोड़ा इस डायरेक्शन में आएगा, थोड़ी हाई डैम्पिंग होगी तो हमारी जो ये पीक है एम्पलीट्यूड की वो थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, और हाई डैम्पिंग होगी तो पीक हमारी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे B का मान बढ़ता है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड का जो रेजोनेंस आता है, यानी कि रेजोनेंस की जो पीक आती है वो लेफ्ट की साइड को शिफ्ट होती जा रही है। रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, ओमेगा जीरो से लेस फ्रीक्वेंसी पर। ओमेगा जीरो पर रेजोनेंस तभी होगा जिसमें डैम्पिंग का मान जीरो होगा है नहीं। तो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस एक्सप्रेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान निकाल लेते हैं। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर, और ये आप ये देख रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो B पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे B का मान बढ़ेगा, जब B का मान जीरो होगा उस समय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो के बराबर होगी। लेकिन जैसे जैसे B का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ती जाएगी, उसके हिसाब से ये वाला अंदर का एक्सप्रेशन कम होता चला जाएगा। कम होने के कारण जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो कम होती चली जाएगी, और कम होने के कारण अलग अलग प्रकार के ग्राफ इस तरीके से शो होंगे। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का क्या मतलब है। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेशन इज मैक्सिमम when the frequency of the applied force is nearly equal to the natural frequency of the system। तो ये जैसा कि तुमको ग्राफ में दिखाई दे रहा है, जिस समय हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऑलमोस्ट बराबर या इक्वल होती है, उस समय हमारा एक तरीके से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है। द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि P का मान ओमेगा जीरो से डिफरेंट होता चला जाता है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना चालू हो जाता है। If the fall in amplitude for a small change of frequency from the resonant frequency या resonant value is considerable,
द रेजोनेंस हैज टू बी शार्प। तो जिस समय हमारा ग्राफ का नेचर अगर शार्प दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे शार्प रेजोनेंस है, और जिस समय ग्राफ का नेचर हमारा थोड़ा फ्लैट दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे फ्लैट रेजोनेंस है। तो दो प्रकार के रेजोनेंस हो गए अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ आप देख रहे हो ये थोड़ा सा फ्लैट कर्व आ रहा है, तो ये फ्लैट रेजोनेंस है। रेजोनेंस यहाँ भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारी पीक दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि इस वाले पोर्शन के लिए भी रेजोनेंस हमको मिल रहा है। इससे ऊपर वाले ग्राफ में भी आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस मिल रहा है, लेकिन उतना शार्प नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरफ को बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरफ को आती है और डैम्पिंग क्रमशः लो होती चली जाती है, तो हम देखते हैं कि रेजोनेंस की जो पीक है, यानी कि जो ग्राफ है वो एक शार्प आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को अगर आप डिफाइन करना चाहें अपने शब्दों में तो आप ये कह सकते हैं कि द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज डिफाइंड इज द शार्पनेस ऑफ द ग्राफ plotted between the amplitude and the frequency of the applied force. And as we observe from this graph that the sharp graph is obtained at p is equal to omega 0 and b is equal to 0. And for finite value of b or finite value of damping, we never get a sharp graph because of the damping we observe that the resonant frequency shifts leftward from natural frequency omega 0. ठीक है, तो जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ेगी वैसे वैसे पीक जो है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेगी और वैसे वैसे हमारा ग्राफ फ्लैट होता चला जाएगा, या जैसे जैसे हमारी डैम्पिंग लो होती चली जाएगी वैसे वैसे हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरफ को बढ़ेगी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसमें अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, उस समय हमारा रेजोनेंस शार्प हो जाएगा और उस समय हमारे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएंगे। ये हम इस ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं। और ए मैक्सिमम का मान कितना आएगा, वो आता है F0 अपॉन 2b अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, और भी अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।